होली पर गिरिडीह में हुई झड़प में कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। उनके जिनके दुकान जलाए गए उनके परिजनों से पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुलाकात की थी, आपको बता दें, और हिंसा वाली जगह का निरीक्षण किया था। इस दौरान अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी, जिस पर चतरा से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि रघुवर दास एक अच्छे राजनेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे, उनका काम करने का तरीका ही अलग है, कोई भी फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं। बेसिकली रघुवर दास जी एक बहुत ही सक्रिय नेता शुरू से ही रहे हैं। उनका काम करने का स्टाइल ही ऐसा है कि वो ऑन स्पॉट सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं और बेबाकी से काम करते हैं। उनकी राजनीतिक अनुभव बहुत लंबी रही है। वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम आने वाला जनरेशन और जो लोग हैं, क्योंकि राजनीति के लास्ट पड़ाव में हो, अब ये विचार होना चाहिए कि हम पार्टी, दल और अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़ के इस समाज को, आने वाला जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि आप जो लास्ट में दे के जाइएगा वो हमेशा आपको याद रहेगा और लोगों को भी याद रहेगा कि उनके चलते मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसमें अब चूँकि एक्चुअली झारखंड में पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, लेकिन एक लीडर, एक सोशल रिफॉर्मर और एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है। कि स्टेट्समैन किसको कहते हैं? जो कितनी बार अपने बंधन को तोड़ के नया विचार को सोच के और दूसरे को भी वो विचार दिमाग में डाल देता है, जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सब व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमें लगता है कि अब चाहे किसी भी राजनीतिक दल के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे वो कोई भी दल के हों, चाहे रघुवर दास जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, बाबूलाल मरांडी हों या और कोई नेता हो, मुझे लगता है कि अब उसको झारखंड के बारे में सोचना चाहिए। अब ये अंगड़ाई ले रहे थे कि झारखंड बहुत मिनरल रिच जगह है, यहाँ बहुत संसाधन है, यहाँ हम कुछ नहीं काम करके भी रॉयल्टी से अपने स्टेट को चला पाएंगे। तो ये अब जो आपका सोच था वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, क्योंकि झारखंड के लोग कमज़ोर हो रहे हैं। यहाँ के लोग एक्चुअली मजदूरी के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आप चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोज़गार हो, हर फील्ड में आप पैरासाइट हैं दूसरे स्टेट को। तो अब हमें राजनीति छोड़ के, और ये भी मैं पॉलिटिशियन को बोलना चाहूँगा कि अब वो लोगों को जो जाति, धर्म और छोटे छोटे मुद्दों में जो उलझा के रखे हैं, मुझे लगता है कि उनको बकस देना चाहिए। और ये बड़ा अन्याय होगा कि आप बड़ा मुद्दा लोगों के दिमाग में नहीं डाल पा रहे हैं। लीडर उसको कहते हैं कि जो लोगों को अच्छे से सोचने के लिए, महत्वपूर्ण विचार पे काम करने के लिए, उस पर लगातार सोचने के लिए प्रेरित कर सके। और उसके लिए पहले अपने आप से आपको शुरुआत करना होगा, तभी दूसरे को आप उपदेश दे सकते हैं। बेसिकली रघुवर दास जी एक बहुत ही सक्रिय नेता शुरू से ही रहे हैं। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थर कट्टा साइड में देर रात अपराधियों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, आपको बता दें। हालांकि इस घटना में परिवार के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन इस परिवार के लोग दहशत में हैं। आपको बताते चले, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। आपको बता दें, घटना बच्चों के बीच हुई लड़ाई से शुरू हुई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। कल शाम को लड़का को मैसेज दिया मोबाइल में, इन लोग का बच्चा का लड़ाई था। मैंने जैसे मैटर हम लोग नहीं जानते, गार्जियन स्वरूप थे, तो बच्चा का लड़ाई था दामोदर ब्रिज। इन लोग को बुलाया गया मैसेज से, मैसेज मिल पढ़ के चल गया था दामोदर ब्रिज। तो 2 बच्चा गया था, जिसमें से इन लोग 2 था, उन लोग था 6-7 आदमी। उसके बीच में इन लोगों को कहा सुनी हो रहा था। इन लोगों को बोला कि तुम्हारा वो वाला मोबाइल दे दो, तुम्हारा जो पॉकेट में रखा हुआ है वो मोबाइल। तो वो बोला कि जो मोबाइल तो दे दो, तो ये नहीं दिया वो मोबाइल। तो वहाँ का अगल बगल का आदमी था, दुकान वाला था, अगल बगल और आदमी था जो एजेंट लोग है। वो लोग पूछा कि बाबू तुम लोग घर कहाँ है? तो बोला कि साइड में घर है। तो क्या मैटर है? बोले देखिए ना, इन लोग हम लोग को मार रहा है। तो वो लोग बोला काहे मार रहा है बाबू, तुम लोग काहे मार रहा है? तो वो लोग बोला हथियार निकाल लिया। उसके बाद वो लोग चमकाने लगा हथियार वहीं पे। तो वो लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो लोग के साथ वो लोग का अगला मारपीट हो गया। उस सबसे 8-10 गो आदमी आया। तो भतीजा फोन के देखिए चाचा कौन आदमी है, गाली गुलज कर रहा है गली में घुस के, और बोल रहा है मार देंगे बोल रहा था। देखिए ना पूरा हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो हम निकले, जैसे गमछा पहन के थे हम, ऐसे शरीर में कुछ कपड़ा नहीं था मेरा। तो हम बोले बाबू क्या मैटर है? बोलो गार्जियन स्वरूप है हम लोग, हमसे बात करो बैठ के। तो बोला नहीं, बहुत गाली गुलज गुप्ता बहुत सारा गंदा गंदा गाली बोलने लगा।
उसके बाद बोला कि उसको गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले गोली कौन चीज का मार देगा, तो वो अचानक गोली मारने के बाद कहाँ से आ गया, कौन मैटर है क्या मैटर है, सब गार्जियन है तो समझने दीजिए हमको। वो लोग समझा बुझा नहीं, कुछ नहीं, फायरिंग एक पिस्टल निकाल लिया, पल्सर जो गाड़ी था उसको भगाने लगा और गोली फायरिंग करने लगा। बोला कि उसको निकालो नहीं तो मार देंगे। मेरे साथ हाथापाई भी हुआ और ठेल भी दिया, मेरे पैर में काफी पतरातू के धनकचरा गांव के पास जंगल में भीषण आग लग गई। इस आग से झाड़ियों सैकड़ों पेड़ जलकर नष्ट हो गए। आपको बता दें, वहीं वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि यह आग जंगल में शिकार करने वाले या महुआ चुनने वाले द्वारा लगाई गई हो सकती है या सूखी लकड़ियों में घर्षण से चिंगारी निकलने के कारण भी हो सकती है। रात से ही लगा हुआ है और अभी आ रहे थे तो राढ़ा के पास भी आग लग गई है और जिसके कारण बहुत से जीव जंतु को इसमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जीव जंतु एकदम जिंदा जल जा रहा है। इसमें जो सरकार है और विभाग का जो आदमी लोग उन लोग को इसमें ध्यान देना चाहिए। रात से ही लगा हुआ है और अभी आ रहे थे तो राढ़ा के पास भी आग लग गई है और जिसके कारण बहुत से जीव जंतु को इसमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जीव जंतु एकदम जिंदा जल जा रहा है। इसमें होली के दिन सती मीठा गांव में शव मिलने के मामले में बोकारो पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा किया। आपको बता दें, पुलिस की माने तो अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि हत्या किसी दूसरे ने नहीं बल्कि मृतक दीपक उरांव का सगा साला धर्मेंद्र उरांव ने की थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे आरोपी की बहन यानी मृतक का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था। तो आपको बताते चले, पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने अपनी जुर्म कबूल किए और घटना में इस्तेमाल ईंट समेत अन्य सामान को भी बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार धर्मेंद्र उरांव ने बताया कि जीजा ने उसकी बहन के साथ झगड़ा किया था जो उसे नागवारा था गुजरा, जिसके कारण वह उसकी हत्या ईंट से पीट कर दिया। मार्च 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि बरमसिया ओपी अंतर्गत सतीगुट्टा गांव में अंजू उरांव के ईंट भट्टा में एक शव मिला हुआ है। सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया ओपी प्रभारी कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में और शिनाख्त की गई। सबकी शिनाख्त करने के क्रम में पता चला कि सतीगुट्टा निवासी दीपक उरांव है और छापेमारी दल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया गया। पता चला कि उन्हीं के बहनोई के द्वारा इसकी ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों के बीच में विवाद था। धर्मेंद्र उरांव और मृतक दीपक उरांव के बीच में दोनों शराब के नशे में थे। धर्मेंद्र उरांव अपनी पत्नी के साथ बहस कर रहे थे। इसी बीच उनके घर के समीप दीपक उरांव गुजर रहे थे तो उनके द्वारा टोका टोकी किया गया जो धर्मेंद्र उरांव को नागवार गुजरा। उसके बाद उसको पकड़ के अपने गांव से थोड़ी दूर ले गए, अपने घर से थोड़ी दूर ले गए और वहां ईंट से उसको प्रहार करके उसको मार दिए। और कांड के अनुसंधान के क्रम में धर्मेंद्र उरांव को सतीगुट्टा में ग्राम में उनके घर के बाहर बरामद किया गया है और घटना में प्रयुक्त ईंट जिससे उनको प्रहार कर मारा गया था वही बरामद किया। हाँ, इस 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात की घटना। हत्या का कारण है कि वो स्पॉन्टेनियस था। जो पति और पत्नी में विवाद चल रहा था, जो उनके नागवार गुजरा, शराब के नशे में थे, उनके द्वारा मृतक दीपक उरांव द्वारा विरोध किया गया जो उनके। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां सीएनआई चर्च के लोगों ने कटीला तार लगाने का विरोध किया। आपको बताते चले, हजारीबाग जिला प्रतिनिधि बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के नया बस स्टैंड से सीएनआई चर्च के बगल सरकारी भूमि को थाना के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिस पर कटीला तार लगाने पहुंची पुलिस का सीएनआई चर्च के लोगों ने जमकर विरोध किया। आपको बताते चले, और कांटों का बाड़ लगाने से रोका भी है। विरोध कर रहे लोगों को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और हजारीबाग के पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि जब यहाँ पर चर्च था तो थाना बनाने की क्या जरूरत है।
वहीं बंधु तिर्की ने कहा कि यह एक प्रशासनिक चूक है, प्रशासन को अपनी गलती सुधारनी चाहिए क्योंकि ये जमीन शुरू से प्रार्थना स्थल यानी चर्च की रही है और प्रशासन जिस पर इसे प्रकार हटाने का प्रयास कर रहा है वो गलत है। बताया जा रहा है कि ओपी के लिए चिन्हित जमीन सीएनआई चर्च द्वारा होली के दौरान रातों रात शेड और बताते चले धार्मिक चिन्ह लगाकर कब्जा को पुख्ता प्रमाणित करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। अवैध निर्माण गिराए जाने के बाद यह मामला विवादित हो गया है। देखिए, माननीय पूर्व विधायक सौरव नारायण जी हजारीबाग के बारे में, इनका इतिहास भूगोल, इसका खानदान से लेकर सौरव नारायण हमसे ज़्यादा उसको मालूम है और जो बातें उनके द्वारा कहा गया, ये इसको हमें लगता है कि एक लाइन भी कहीं कटने जैसी बात नहीं है। जहाँ तक थाना बनाने के बाद का है, माननीय हमारे सौरव जी ने कहा है भाई थाना बनाने के लिए बहुत सारा जगह है, मिल बैठ कर उसको किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से धार्मिक जगह में इस तरह का क्रोश उठा के ले जाना, प्रार्थनालय को गिरा देना, ये मैंने कहीं से भी आपका ये किसी को इजाजत कानून नहीं देती है। इसीलिए सिंपली बात है कि यहाँ पर जो चर्च जो था, चर्च है, चर्च रहेगा पूरा एक करके, और यहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य वगैरह, थाना वगैरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। बाकी कुछ चीजें होगी, सरकार का इसका है, सरकार इसे बदनाम होती है। ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा सरकार को बदनाम किया जाता है। छुपे बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को कुछ किए हुए यहाँ पे एक क्रॉस को तोड़ा गया, हटाया गया। यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल है, उसका पूरा शेड को गिराया गया और एक बाउंड्री दी गई। तो उसी समस्या को लेकर के हम लोग वायर का बाउंड्री दिया गया और उसी समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब हम लोग को जानकारी मिली तो हमारे माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर डीएसपी, सीओ सबको बुलाया और उन सबसे बात हुई कि जब एक धार्मिक स्थल था यहाँ पर, तो यहाँ पर थाना बनाने का क्या औचित्य था? चर्च में आप थाना क्यों बना रहे थे? ये बिल्कुल गलत हुआ है। सेंट स्टीफन चर्च और सेंट स्टीफन संस्था ने हजारीबाग को एजुकेशन हब बनाने का काम किया। इन लोगों ने हजारीबाग को दिया है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। आपको बता दें, विभिन्न जिलों से पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। वहीं उनकी प्रमुख मांगों में बीमा विभागीय परीक्षा के लिपिक संवर्ग में प्रमोशन से सेवानिवृत्ति, वहीं की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जैसी मांगे शामिल। आपको बताते चले, महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। हम लोग जो आए हैं यहाँ पर बहुत ही कठिनाई में, बहुत ही मजबूर होकर, बहुत ही तकलीफ में हैं। इसलिए आए हैं कि हमारा झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार से ज्ञापन दे करके मांग किया था कि अगर हमारे आप 11 सूत्री मांगों को 20 मार्च तक पूरा नहीं करिएगा तो हम लोग 20 को महाधरना के माध्यम से विधानसभा के समक्ष अपना महाधरना देंगे। आज उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर अपना महाधरना देने का काम किया है। इसमें हमारे झारखंड के सभी 24 जिलों के और 72 संघों, यूनियनों के, संस्थाओं के तमाम कर्मचारी और सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के राजकर्मी यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। चूंकि हमको अधिकार है कि हम वो हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोगों को आज कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है कि ये सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ों को भी दिया है जिसका हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन ये सरकार, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ आपसे 11 सूत्री मांगों को आपके समक्ष रख रहा है। चाहे वो राजकर्मियों की चूंकि आए दिन सेवानिवृत्ति हो रही है, घोर सेवानिवृत्ति हो रही है, इस सेवानिवृत्ति होने से राजकर्मियों की कमी हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ा करके 62 साल हो। चूंकि इससे सरकार को कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और ना ही नई नियुक्ति में भी किसी प्रकार का कोई कठिनाई उत्पन्न होगा। सरकार पूर्ण जितने भी रिक्त पद हैं उसको भर कर ही चलाया जाता है और
ऐसे बातों को नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। जो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर हैं उनका उम्र सीमा 67 है, लेकिन नर्सेस का 60 वर्ष है, वो बढ़ा के 62 किया जाए। और हमारा जो है सर्विस का एक प्रोन्नति होता है जो 10 साल में होता है, वो भी 6 महीना से पेंडिंग है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 2022 से हम ओल्ड पेंशन के लिए विभाग में दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, लेकिन उस पर कोई फाइल पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। देवघर में तिलक सेवा समिति के सर्वेक्षक अवधेश प्रजापति के आवास पर पत्रकार सम्मेलन आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हरे कृष्णा राय, संरक्षक अवधेश प्रजापति और प्रोफेसर रामनंदन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि 29 मार्च 2025 को सूचना भवन में समिति का वार्षिक सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और स्थानीय विधायक सुरेश पासवान मौजूद रहेंगे। करने जा रही है सम्मान समारोह 29 मार्च को रखा गया है और ये भवन में तय किया गया है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जल संसाधन मुख्य अतिथि के तौर पर हफीजुल हसन साहब रहेंगे। साथ ही साथ खुशी की बात है कि तिलक सेवा समिति इसी वर्ष भलुआ मारने में एक बाल विद्यालय का निर्माण करने जा रही है। साथ ही साथ एक वृद्धा आश्रम की भी शुरुआत करने जा रही है। हम बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं कि तिलक सेवा समिति और आगे बढ़े और ऐसे ही जन कल्याण कार्य करते रहे। अपना नाम पद बताइए। पाकुड़ में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जेल में बंद कैदियों का प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बताते चले, इसी में के मद्देनजर जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 13 दिवसीय सर्फ साबुन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बताते चले, जिसमें सफल कैदी प्रशिक्षकों को डीसीएसपीएस संस्थान के राज्य निदेशक सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र दिए। डीसी ने प्रशिक्षित कैदियों के द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री के लिए प्रारंभिक स्तर पर सरकारी कार्यालयों को चुना है। कहीं ट्रेन पर से 20 साल बाद मिल जाए तो बोलिएगा हम लोग मिले थे तो हम इसी से पहचानेंगे। अरे वो छोड़िए नहीं, ये जो बन गया ये ले जाने की दिक्कत है। एक बार फिर झारखंड के दफदार चौकीदार पंचायत के तमाम लोग अपनी मांग को लेकर विधानसभा के समीप धरना पर बैठ गए। उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूरा नहीं होता है तो हम आगे का रणनीति तैयार कर 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब के जन्म दिवस के दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे झारखंड दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा है कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदार घटवार दिगवार सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करना एवं और भी कई ऐसे मांगे हैं जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देनी चाहिए। योगदान कराओ, एवजी चौकीदारों की नियुक्ति का जिंदाबाद जिंदाबाद और जोर जुम के सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, एवजी इनकलाब जिंदाबाद और जोर जुम के सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, एवजी चौकीदारों की नियुक्ति का इनकलाब जिंदाबाद। रांची के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबियत बुधवार शाम अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत के बाद उन्हें ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वे ओपीडी में छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निश्चित कुमार के पास पहुंचे थे, जहां सिटी स्कैन में हल्का संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है और जरूरी जांच के लिए कुछ सैंपल भी लिए गए। मंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं, आपको बता दें, इसीलिए उन्हें पल्मोनोलॉजी और विभाग के विशेष देखभाल में रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वित्त मंत्री बिल्कुल ठीक है। वो कल एक
वो तो अपने चेकअप कराने के लिए डॉक्टर निशित कुमार जो हमारे कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हैं उनके पास आए थे। उन्हें वायरल है, चेस्ट में कंजेशन है, चेस्ट इन्फेक्शन है थोड़ा, तो एक सिर्फ वो उनको ऑब्जर्वेशन के लिए और फर्दर कुछ टेस्ट करने के लिए 2 दिन के लिए रखा गया अस्पताल में। एंड आई एम 100% श्योर कि 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज होकर के सकुशल वापस चले जाएंगे। कोई बड़ी परेशानी नहीं है। राज्य को किसी भी चीज़ के मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ही इज़ परफेक्टली फाइन एंड वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हुए हैं। क्योंकि पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो प्रिकॉशनरी सारे टेस्ट उनके होने चाहिए और वो सारे टेस्ट होने के लिए ही वो एडमिट हुए हैं। एंड ही इज़ फाइन, ही इज़ स्लीपिंग नाउ, नहीं तो उनसे भी आपको मिलवा दिया जाता। रांची रेलवे मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर सचित सिंह को नियुक्ति किया गया है। आपको बता दें उन्होंने सीनियर डीसीएम निशांत कुमार का स्थान लिया। रांची में डीसीएम के पद पर आने के बाद उन्होंने बताया कि पैसेंजर को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने अमृत भारत स्टेशन को लेकर बताया कि रांची डिवीजन में 15 अमृत भारत स्टेशन तैयार हो रहे हैं और अमृत भारत स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होंगे, जिसको लेकर निरंतर काम चल रहे हैं। हमारा विजन यही रहेगा कि पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो पाएँ। पैसेंजर्स जब स्टेशन पे आए तो पैसेंजर्स ये ना महसूस करें कि कैसी जगह पे आ गए हैं। पैसेंजर्स वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, वहाँ का वेटिंग रूम, वहाँ की बुकिंग काउंटर सब देख के खुश हों। दैट इज़ आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को हम लोग सीट्स उपलब्ध करा पाएँ ताकि जो है टिकटलेस ट्रैवलिंग ना हो रही हो और पैसेंजर सहूलियत से बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। सो दैट इज़ आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर दैट हम लोग इंटेंसिव टिकट चेकिंग भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे इन द कमिंग सीज़न और हम लोग इंश्योर करेंगे कि टिकटलेस ट्रैवल ना हो रहा हो। फर्दर मोर हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स में भी रांची की वृद्धि हो कि गुड्स इज़ अ सब्जेक्ट जो कि आजकल काफ़ी इन फोकस है। और रांची क्योंकि कैपिटल सिटी है तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इनवर्ड काफ़ी बढ़ सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम करना चाहेंगे। जमशेदपुर के परसुटी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में संजय सिन्हा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा है कि मृतक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसे टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। और फिर कल शाम में एक बहुत क्रूअल वीडियो भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, तो हमने जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराया। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी जो आके उनको इंस्ट्रक्ट किया, क्यूआरटी को भी भेजा हमने और इसमें हमने टोटल 3 महिलाओं का कल शाम में अरेस्टिंग की है और कल रात में गोलमुरी से हमने थोड़ा सा टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे 3 और अरेस्टिंग है। तो टोटल इसमें 6 अरेस्टिंग्स हमने कर दी है और अभी आगे और इसमें जांच की जा रही है। अगर कॉन्स्पिरेसी में और लोग आएंगे तो बाकी लोगों को भी जेल में चले। इन लोग का आपराधिक इतिहास का भी जांच हो रहा है, बट ये दोनों जो परिवार है इन दोनों का 4-5 बार और ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, गांव से हमें पता चला। थाना भी ये मैटर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था कभी भी इसके पहले, और अगर किया भी था तो बहुत नॉर्मल बेसिस पे किया होगा क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं था। बट हाँ, ये हमें गाँव से पता चला, उनके जो आसपास के मुखिया होते उन लोगों ने बताया कि पहले भी इनकी लड़ाई होती रहती थी, उसी में इस बार ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हत्या कर दिया गया। तो सर फिर हमने जो कार्रवाई की वो करेंगे और आगे भी इसमें अगर और कोई जांच में और लोग के नाम आएंगे तो उनको। जुगसलाई में भारतीय सेना के जवान सूरज राय को पीटे जाने और जेल भेजे जाने के मामले में डीजीपी के निर्देश पर बुधवार को जोनल आईजी अखिलेश झा और कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने आपको बता दें घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आईजी ने जुगसलाई थाना और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। साथ ही बागबेड़ा स्थित सेना के जवान के घर पहुंचकर जवान के परिजनों से मुलाकात की है। वहीं आईजी थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। आईजी ने मामले को लेकर बताया कि अगर पुलिसकर्मियों ने गलत किया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में हम लोगों ने सारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी का बयान लिया, घटनास्थल का भी हम लोगों ने मुआयना किया घटनास्थल। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अन्य लोगों हैं उनका भी बयान लिया। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अन्य तकनीकी साक्ष्य का भी हम लोग संकलन कर रहे हैं।
विस्तृत रूप से हम लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच में जो भी सही तथ्य होंगे उस तथ्य को हम लोग उजागर करेंगे। अभी जांच हमारी चल ही रही है, तो इस पर कुछ वक्तव्य देना कि जांच क्या हुई है और किस तरफ हुई वो अभी श्रेष्ठ। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में 7 मार्च 2025 को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें, इस मामले में गढ़वा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता करने के दौरान दी। उन्होंने बताया है कि मनरेगा योजना से जुड़े विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। चिनिया थाना अंतर्गत तहले घाटी में एक घटना घटी थी, जिसमें कि सिकसिगा खुर्द के रहने वाले योगेंद्र साहू को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद उनको तुरंत इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया था, जहां से वो इलाज करा करके अभी अपने घर पे हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था और जो FIR दर्ज किया गया है, उसके आधार पर हम लोगों ने एक SIT का तुरंत गठन किया और गठन करने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में उसमें सर्किल इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी चिनिया, हमारे DSP हेडक्वार्टर, टेक्निकल सेल के लोग, ये सारे लोग लगे और इस कांड का उद्भेदन किया। इस कांड में जो 2 लोग शामिल थे, जो घटनास्थल पर जिन्होंने घटना की है, उसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम बबलू सिंह है, जो कि करुई मझियाओं का रहने वाला है, और दूसरा नितेश सिंह और नीतू सिंह, जो पाकी का रहने वाला है। इन दोनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत में इस घटना को अंजाम दिया है और इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो मनदीप यादव, जो कि अभी वर्तमान में मंडल कारा गढ़वा में बंद है। उसके द्वारा मनदीप यादव बेसिकली जो ब्लॉक से योजनाएं पास होती थी बरवाडी पंचायत में, उस योजनाओं को लेने का काम करता था, वहाँ पे सप्लाई का काम करता था, बेसिकली ठेकेदारी का काम करता था। उसी क्रम में मनदीप की जान पहचान बबलू सिंह और नीतू सिंह से हुई और जो योगेंद्र साहू थे, जिनके ऊपर में ये घटना घटी है, उनके द्वारा जो ठेकेदारी में काम होता था, जो सप्लाई किया जाता था, उस बात का लगातार विरोध किया जाता था। इन दोनों के बीच में पंचायत इलेक्शन के समय से ही आपसी तू मैं और अदावत चल रही थी। चिनिया थाना अंतर्गत तहले घाट गुमला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 80 मिलीग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोकुल नगर स्टार DPS स्कूल के समीप नशा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। बीते दिनांक 19/3/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली थी कि DPS स्टार स्कूल के बगल में कुछ लोग नशा का कारोबार कर रहे हैं तथा नशा का सेवन कर रहे हैं। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम गई और छापामारी टीम द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से जो है ब्राउन शुगर 0.80 ग्राम बरामद हुआ। इसमें 2 लड़के हैं, एक का नाम राजन कुमार है और एक का नाम सूर्य प्रताप सिंह है। राजन कुमार पूर्व में भी नशे के कारोबार करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इनके पास से पैसा और ATM और लाइटर तथा ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। धनबाद नगर निगम के संवेदकों ने बकाया पेमेंट की भुगतान में हो रही देरी को लेकर धनबाद नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। आपको बता दें, संवेदक बिल पेमेंट में हो रही देरी के लिए लेखा पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं संवेदकों का कहना है कि कई महीने से लेट बकाया राशि मिलने के कारण उनके लिए घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने लेखा पदाधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। वहीं इधर लेखा पदाधिकारी ने बिल पेमेंट में हो रही देरी को स्वीकारते हुए कहा है कि इस बारे में जांच की जा रही है कि संवेदकों द्वारा काम कब किया गया है, जांच उपरांत पेमेंट कर दिया जाएगा। जो हम लोग को पेमेंट 3 दिन पहला यहाँ रोक दिया जाता है और 3 महीने के बाद क्वेरी होती है और क्वेरी होने के बाद जब क्वेरी होकर आती है फिर 3 महीने के बाद क्वेरी होता है।
तो समय तो काम हम लोग करने का 3 महीना मिलता है और 6 महीना फाइल यहीं रहता है। बोलिए हम लोग किस तरह से काम करेंगे। और इससे पहले भी नगर निगम पेमेंट होता था कि नहीं? क्या पहले भ्रष्टाचार सब कुछ था? पहले काम नहीं होती थी क्या? पहले सब कुछ गलत करता था? आज यही इसी मुद्दा पर हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग को भुगतान नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। आते हैं तो रोज बोलती है आज देखूंगी कल देखूंगी, और देखने में ही 10 दिन लगा देती है, 20 दिन लगा देती है। उसके बाद क्वेरी लिखती हैं, और क्वेरी भी कैसे लिखती है? एक फाइल में एक क्वेरी लिखी फिर भेज दी, अगर वो क्वेरी ठीक हो गया तो फिर पुनः भेजती है, फिर उनको लगता है अपने पेमेंट जवाब। मैडम का अपना कोई जवाबदेही नहीं है कि हाँ ये फाइल आया, इसका पेमेंट 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। उनकी कोई जवाबदेही नहीं कि अगर आज की तारीख में आया है तो उनको उसको करके क्लियर करके क्वेरी करके 1 हफ्ते में दोबारा अकाउंट सेक्शन में भेज दें, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। पेमेंट देखिए फिलहाल तो मुझे कोई भी लिखित नहीं मिला है, तो मैं इस बारे में तो नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को कि उनकी क्या शिकायतें हैं। अगर बिल पेमेंट की जहां तक शिकायतें हैं तो यथासंभव कार्य करने की कोशिश की जा रही है, और बिल पेमेंट का ही इशू है तो किस स्तर पे कहाँ डिले हुई है उसको भी मैं देख लूँगी, क्योंकि मेजरमेंट डेट से आने तक मेरे पास बिल प्रोसेस होने में कितना समय लगा है वो उनकी भी जानकारियाँ रखनी आवश्यकता है। क्योंकि अगर उन्होंने काम ससमय पूर्ण किया है तो उन्हें ससमय ही पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ये देख लिया जाएगा कि उन्होंने काम कब ससमय किया है, मेजरमेंट डेट कब है, तो वो सब चीज़ देखते हुए यथासंभव कोशिश है पेमेंट उनको रिलीज करने की जल्द से जल्द। कोई भी बातें नहीं है, बिल्स तो उनके जो भी हैं वो प्रोसेस हो ही रही हैं, पेमेंट उनको मिल ही रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि उनकी पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, काम ससमय पूर्ण कर रहे हैं तो पेमेंट भी उनके ससमय मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछले 4 महीना से मैं बोल सकती हूँ कि पेमेंट रुका हुआ है या फिर रुका हुआ होगा इसका, क्योंकि फाइलें जब मेरे पास आई तब से ही तो मैं जानूंगी ना। अगर उनको मतलब काम पूर्ण करने के बाद ही अगर बिल 7, 8, 9, 10 महीने अगर डिले पे आते हैं तो सही बात है कि उनके डिले हुए होंगे पेमेंट्स। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बिल्स आने में कितना समय लगा है मेरे पास, तो वो भी देख लिया जाएगा, यही मैं बोलूँगी और क्या। झारखंड पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। आपको बताते हैं सूबे के पुलिस महकमे के मुखिया अनुराग गुप्ता जिस दिन से राज्य के डीजीपी का पदभार संभाले हैं तब से राज्य के कोने कोने में पुलिस नशे के सौदागरों पर पुलिसिया नकेल कसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले डीजीपी ने सीधा और शब्दों में कहा है कि राज्य में जो भी चरस अफीम नशे के कारोबार कर रहे हैं वो छोड़ दे, नहीं तो झारखंड पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग झारखंड में अफीम की खेती की बात करें तो ये समस्या लगभग 15 साल पुरानी है, और इसकी जो केंद्र बिंदु है वो मुख्य रूप से 3 या 4 ज़िले हैं, जिसका एक ज़िला है चतरा, एक है खूंटी, तीसरा है रांची का कुछ देहाती क्षेत्र, इसके अलावा लातेहार और पलामू का कुछ क्षेत्र। ये सब मेनली इस एरिया में हो रही थी, और हर साल ये करीब नवंबर दिसंबर के महीने में बुआई होती थी, और मार्च अप्रैल में इसके अंदर में वो जो कट करके उसमें चीरा लगा करके वो जो उसका निकाला जाता था रस जिससे बनता था, तो ये रुक नहीं रही थी। तो हम लोगों ने उसको पूरा जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि 2 कारण थे जिसके चलते ये नहीं रुक रही थी। पहला, अफीम की खेती की वनिष्ठीकरण होती थी परंतु उसमें FIR नहीं की जाती थी, और FIR जब नहीं होती थी तो साथ साथ में लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती थी। तो मैंने अपने अधिकारियों को इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया सरकार के स्तर पे, जिसमें हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम, हमारी जो प्रधान सचिव है गृह विभाग की, वो हम लोग पहले गए खूंटी, पहले गए हम लोग रांची, ये चतरा गए। चतरा में हम लोगों ने DC, SP, फॉरेस्ट के लोगों के साथ, वन विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की, और हम लोगों ने व्यापक प्लान बनाया कि सभी एरिया में इसको उखाड़ दिया जाएगा, और साथ साथ में जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको अवश्य रूप से गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि हमारा काम है अफीम के पौधे लगाना, पुलिस का काम है उखाड़ना, तो हर साल लगाते थे, हर साल उखाड़ते थे। लेकिन जब से लोगों ने इसमें जेल जाना शुरू किया तब से एक क्षेत्र में एक भय का माहौल बना है, एक अच्छा माहौल बना है, और लोगों ने अब गाँव के लोग स्वयं अफीम की खेती। धनबाद SSP HP जनार्दनन के नेतृत्व में समाहरणालय सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में लंबित कांडों को लेकर समीक्षा की गई। आपको बता दें, साथ ही आगामी रामनवमी पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों पर निगरानी रखने के साथ साथ सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आज पुलिस ऑफिस में मार्च महीने का क्राइम मीटिंग किया गया। क्राइम मीटिंग में ग्रामीण एसपी के साथ हर डीएसपी लोग और हर थाना प्रभारी उपस्थित रहा। पिछले फरवरी महीने में हम लोग क्या क्या काम किया है धनबाद पुलिस के द्वारा, उसका हम लोग रिव्यू किया और आने वाला टाइम में हम लोगों को क्या काम करना है उस पर सब थाना प्रभारी लोगों से बात हुआ, उन लोगों को टास्क भी दिया। अभी नेक्स्ट महीना हम लोगों का रामनवमी भी आने वाला है। रामनवमी में विशेष सतर्क कैसे बरतना है उसके बारे में भी चर्चा हुआ। जो असामाजिक तत्व लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर 126 BNSS के तहत कार्रवाई के साथ साथ कुछ लोगों को बाउंड डाउन करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पिछले 5 साल में जहाँ भी कम्युनल इंसिडेंट्स हमारा धनबाद में हुआ है और कौन कौन व्यक्ति उस कांड में संलिप्त था, ऐसे आदमी के को चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन करने का निर्देश सब थाना प्रभारी लोगों को दे दिया। खास करके मीटिंग बहुत सिंपल रहा। पिछले 1 महीने में हम लोग जो अच्छा काम किया, कुछ थाना प्रभारी लोग खास करके 15-20 थाना प्रभारी लोगों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया, सबको रिवार्ड दिया गया। कुछ एक थाना प्रभारी लोगों का परफॉर्मेंस सही नहीं था, उन लोगों को थोड़ा डांट के अगला महीना अच्छा काम करने का निर्देश भी दिया। तो जैसे कि देखो, क्राइम और क्राइम कंट्रोल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग क्रिमिनल के पीछे चलता है, क्रिमिनल्स को हम लोग अरेस्ट करता है, जेल भेजता है, जेल में रहकर भी कभी कभी ये लोग कांड को अंजाम देता है। हम लोग कुछ दिन पहले जेल रेड मार के कुछ मोबाइल सीज किया है। ये लोग जेल में रह करके कुछ कांड। जिले में हो रही लगातार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बताते चले, बुधवार की देर रात से शुरू हुई बारिश एक और जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया। आपको बताते, लगातार हो रही बारिश के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए और सड़कें सुनसान हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश शुरू होने के साथ ही शहरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आ गई है और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामनवमी का पहला मंगल भी निकल चुका है। अब रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर तैयारियां चल रही है। आपको बताते चले, शुक्रवार को मतदान के जरिए महासमिति के अध्यक्ष पद का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें 230 मतदाता मतदान करेंगे। संवाददाता शशांक शेखर ने बात किया है बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास और चुनाव समिति के सदस्य बप्पी कारण से। देखिए, हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी की शुरुआत हो गई है। पहला मंगला जुलूस भी निकल गया है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो नहीं हुआ है। क्योंकि पहले रविवार को, यानी होली के बाद पहले पड़ने वाले रविवार को अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, लेकिन सर्वसम्मति से चुनाव न होने के कारण कई लोग उम्मीदवार बनना चाहते थे। इस कारण अब कल यानी फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और अभी हम ठाकुरवाड़ी में हैं और यह जो है पूरे रामनवमी का केंद्र बिंदु होता है, यहीं से सब चीज संचालित होती है। हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि पूरे रामनवमी को लेकर क्या कुछ गतिविधियां होती है, कैसे यहाँ से संचालित होता है। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय जय सिया राम। पहला मंगला जुलूस हो गया कल, अब अध्यक्ष पद का चुनाव है। हजारीबाग की रामनवमी का क्या इतिहास है? ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से धर्म की मर्यादा के पालन में सभी सहभागिता निभाते हुए बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर को अग्रसर किया, हमारे आज हनुमान बजरंगबली सब उसको लेकर चल रहे हैं, युवा शक्ति लेकर चल रहा है, उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हो पाया है जी, अब कल अध्यक्ष पद का चुनाव है, क्या तैयारी है? कल निश्चित रूप से कल हम मताधिकार का प्रयोग करते हुए जितने छोटे छोटे क्लब हैं जो कि झांकी लेकर के बड़ा अखाड़ा आते हैं, वे सभी के अध्यक्ष और सचिव को सूचित कर दिया गया है, संपर्क साध लिया गया है, सूची तैयार कर दी गई है। अब केवल है उनका मताधिकार का प्रयोग करना। यहाँ पर 4 प्रत्याशी हैं, मीत यादव, बसंत यादव, विशाल वाल्मीकि जी और दिलीप यादव जी। 4 प्रत्याशी कल अपना मताधिकार के माध्यम से वो प्राप्त करेंगे और 108 की संख्या में हमारा क्लब है और 22 की संख्या में हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। ये सभी मिलकर के अपना अपना मत देंगे और उसमें से जो छन करके आएगा 4 बजे शाम को कल घोषणा की जाएगी। पहले और अब में क्या फर्क हो गया? पहले तो सर्वसम्मति से
अध्यक्ष बन जाया करते थे। जी, हनुमान जी का कामना, हनुमान जी की सिद्धि के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं कि हम भी हनुमान जी का कार्य करें, सेवा करें, समर्पित भाव से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, कुछ न कुछ नया करें। यह सबके अंदर जिज्ञासा है और एक गिलहरी भी चाहता है कि एक छोटा सा कण भी लेकर के हम भगवान की सेवा में समर्पित हों। इसी भाव से हमारे हजारीबाग के वीर समर्पित युवा शक्ति है, आगे बढ़ करके आते हैं और अपने एक कुछ नया करने के लिए सोचते हैं और यहाँ पर आकर के अध्यक्ष की दावेदारी करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वह अपने मन से और अपने ज्ञान विवेक से कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। और बाकी समाज के लोग, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, यह हनुमान जी का कार्य है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। तो यह हनुमान जी स्वयं अपनी सिद्धि के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए समाज को संगठित करते हैं, मजबूती प्रदान करने के लिए एकत्रित। चाईबासा में वांटेड और इनामी नक्सलियों को मान से निकालने के लिए पुलिस ऑपरेशन डंप क्लीन चला रही है। आपको बता दें, कुल्हान के जंगलों में पुलिस के साथ मुकाबला में लगे नक्सली अब बैकफुट पर हैं। आपको बताते चले, सुरक्षा बल के जवान उनके डंप पड़े हथियारों और गोला बारूद को खोज कर नष्ट करने में लगे हैं। घने जंगलों में कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा, अनमोल, असीम मंडल, अजय महतो, सगेन अंगरिया और जयकांत अभी भी डेरा डाले हुए हैं। आपको बताते चले, इनामी नक्सलियों का यह दस्ता झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों का प्राइम टारगेट बना हुआ है। यही वजह से है कि इनके खात्मे के लिए पुलिस एक विशेष रणनीति के तहत काम करे। वही देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ऑपरेशन डंप क्लीन से मिली बड़ी सफलता। कुल्हान क्षेत्र में मिली ये बड़ी सफलता। पिछले 60 दिनों के अंदर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस से लूटे हुए 4 हथियार, कंट्री मेड हथियार, कारतूस पुलिस ने किए हैं बरामद। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खात्मे में लगी हुई है। पुलिस नक्सलियों के मंसूबों पर लगातार पानी फेर रही है, उन्हें चोट पहुंचा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार अब नक्सली संगठन के पास हथियार न के बराबर रह गए हैं। डीजीपी के अनुसार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाकर जब पुलिस नक्सली दस्ते के पास पहुंच रही है, तभी वो अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग कर पा रहे हैं, अन्यथा उनकी शक्ति इतनी नहीं बची है कि वो पुलिस पर हमला कर सकें। घटना घटी, जैसे आज की जो घटना घटी है, ये कोई उन लोगों के द्वारा प्लान घटना नहीं है। ये उन लोगों के द्वारा पूर्व में बिछाए गए जो माइंस थे या स्पाइक्स थी, वो उसके चलते हुआ है। आज की तारीख में जो बचे खुचे 10, 12, 15, 20, 25 जो भी नक्सली या सो कॉल्ड नक्सली डकैत जो कही है, जो बचे हुए हैं सरंडा में, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस से लड़ सके। वो एकदम कमजोर हो चुकी है। तो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें 3-4 उसके हिस्से हैं। एक है कि एरिया डोमिनेशन। एरिया डोमिनेशन का मतलब है कि हम उस एरिया में इतने सीआरपी और अपनी फोर्स के कैंप लगा देंगे कि ये लोग वहां पे मूवमेंट नहीं करने पाए। डीजीपी ने आगे बताया है कि 20 साल पहले पुलिस डिफेंसिव रहती थी, पर अब समय बदल गया है। अब पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है और नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। पूरे राज्य से नक्सलियों के सफाये के लिए पुलिस मजबूती से काम कर रही है और डीजीपी ने यह भी दावा कर दिया है कि जल्द ही हम झारखंड को नक्सलियों से मुक्त कर देंगे। हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं। हमें इनकी सभी के नाम, पता, एड्रेस, सबकी मूवमेंट, कहाँ खाते हैं, सब मालूम है। तो इंटेलिजेंस में सब जिस दिन हमारे हाथ लग गया, हम लोग पकड़ लेंगे, हमारे जाएंगे। और तीसरा जो मैंने अभियान शुरू किया, नो योर एनिमी। हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस विभाग का खड़ा हुआ हर जवान को इनका चेहरा, इनकी बनावट, इनका मोबाइल नंबर, इनका घर, इनका ठिकाना, इनका खान, इनका पिन, इनका डॉक्टर, इनका जो भी सब पता हो, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो इसका नतीजा है कि हाल के दिनों में काफ़ी इनकाउंटर्स भी हुए और घटनाएं भी घटी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, मेरा टारगेट था 31 मार्च और आज है 5 तारीख, तो अभी 25 दिन है और 26 दिन हो सकता है इस बीच में उन्होंने सबको खत्म कर दें। बहरहाल नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद नक्सलियों को भौगोलिक स्थिति का फायदा मिल रहा है, जिसके कारण सुरक्षा बलों को अब भी कई इलाकों में नक्सलियों से पार पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, क्या इन इलाकों में पुलिस फ्रंट फुट पर नजर आती है और नक्सली बैक फुट पर जाते हैं। संख्या हथियार बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए आप देखते होंगे पिछले करीब 1-1.5 साल से एक भी फायरिंग इंसिडेंट
नक्सल के साथ में नहीं हो रही। जहां भी हो रही है वो हम लोग इंटेलिजेंस में उनके ऊपर छापामारी कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, और मतलब उनकी ओर से फायरिंग नहीं हो रही, हमारी ओर से फायरिंग हो रही है। आप देखे होंगे जो भी एनकाउंटर हो रहा है उसमें पहल हम लोग कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग बचावी मुद्रा में रहते हैं, हम लोग अटैकिंग मुद्रा में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आज से 20 साल पहले पुलिस डिफेंसिव रहती थी, वो ऑफेंसिव रहते थे। आज स्थिति एकदम उल्टी हो चुकी है, वो लोग डिफेंसिव में, पुलिस पूरी ऑफेंसिव में। तो इसको नष्ट करने में अब मुझे लगता है कि हथियार भी बहुत चुनिंदे हैं इनके पास में, वो ज्यादा हथियार नहीं है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए आलिशा रानी गुप्ता की रिपोर्ट।